डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस YouTube चैनल आईसीएस क्लास में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 का कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 11.3 का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यार अगर आपने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट को और प्रश्नावली 11.2 और 11.1 के कॉन्सेप्ट के सारे वीडियो नहीं देखे तो आई हार्डली रिकमेंडेड कि सबसे पहले आप जाओ उन सारे को देखो, क्योंकि यार उन सारे वीडियो को देखे बिना आप प्रश्नावली 11.3 का जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इट मींस जो ये वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यार अगर आप पीछे के सारे वीडियो को देखना चाहते हो, सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर कक्षा 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, इसके पीछे हम लोगों ने जो इसका जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे समतल के समीकरण। ठीक है, लेकिन अब इधर बचा हुआ था दो टाइप के समतल का समीकरण हमको और पढ़ना था। ठीक है, दो टाइप के समतल का समीकरण, पहला जो पढ़ना था वो था जब दो समतल एक दूसरे को प्रक्षेद करें। जैसे मान लो ये समतल फर्स्ट है, ये समतल सेकंड है। अगर कोई दो समतल एक दूसरे को प्रक्षेद कर रहा है, जैसे मान लो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर प्रक्षेद कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर प्रक्षेद कर रहा है मतलब ये वाला पॉइंट, यहां भी एक समतल बन सकता है। इस समतल का हमको निकालना है समीकरण। सेकंड चीज हमको पढ़ना था अंतःखंड रूप के समतल का समीकरण। दो टाइप हो गया, बाकी तीन टाइप हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ के आया था। बाकी और क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है कि दो समतलों के बीच का कोण कैसे फाइंड करते हैं उसको पढ़ना है। फिर पढ़ना है एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। समझ पा रहे हो ना। और फिर हमको पढ़ना है कि अगर कोई एक समतल दिया हुआ है, ये एक समतल है और कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, ये एक समतल है और कोई पार्टिकुलर पॉइंट मतलब कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से इस समतल की दूरी कैसे निकालोगे। मतलब कोई भी पॉइंट और कोई भी समतल बीच की दूरी कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इतना हमको पढ़ना है। और हो सकता है एक दो चीज और, हाँ, और एक चीज और पढ़ना है कि अगर मान लो कोई दो रेखा है, रेखा फर्स्ट रेखा सेकंड, तो ये कैसे पता करेंगे कि दोनों रेखाएं एक ही समतल में है। जैसे मान लो ये एक समतल है, एक रेखा यहां पर है, एक रेखा यहां पर है, तो दोनों रेखाएं एक ही समतल में है। ये चीज कैसे पता करेंगे, मतलब कि प्रश्नावली 11.3 को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए ये 5 कॉन्सेप्ट जानना और जरूरी है। बाकी पीछे हम लोगों ने समतल के 3 टाइप के समीकरण को पढ़ना सीखा कि वो 3 टाइप के समीकरण कैसे होते हैं। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे ये सीखेंगे हम लोग प्रश्नावली में। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समतल के जो 4 टाइप का जो समतल का समीकरण है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यार इसमें क्या होता है कि दो समतल होते हैं, दो समतल एक दूसरे को प्रक्षेद करते हैं, जिस पॉइंट पर प्रक्षेद करते हैं वहां पर भी एक समतल बनता है, उसी समतल का हमको समीकरण फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सदिश समीकरण और फिर हम लोग फाइंड करेंगे कार्तीय समीकरण। तो जैसे मान लो ये दो समतल है, ये समतल फर्स्ट है, ठीक है, और ये जो है ये समतल सेकेंड है। हमारे पास यहां पर एक नहीं बल्कि दो समतल है, जो दोनों समतल एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब दोनों समतल एक दूसरे को इस पर काट रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है उस पॉइंट पर भी एक समतल खींच सकते हो। कैसे, तो देखो यहां पर भी एक समतल बन सकता है, ये वाला समतल जो इनके प्रक्षेद बिंदु पर बना है। इस चीज को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये एक समतल है, ये भी एक समतल है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर प्रक्षेद कर रहे हैं, तो यहां पर भी एक समतल बन सकता है। देख लो बना कि नहीं, ये जो बुक है बुक वो वही समतल है और उसी समतल का हमको फाइंड करना है समीकरण। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो देखते हैं। इसका समीकरण फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों समतल का समीकरण मालूम होना चाहिए। ठीक है, दो समतल के समीकरण मालूम होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को कहीं पर परिच्छेद कर रहे हैं, जहां पे परिच्छेद कर रहे हैं वहां से एक समतल जाएगा, उस समतल का समीकरण हमको फाइंड करना है। ठीक, तो यार मान लो ये जो समतल है फर्स्ट वाला, ये मान लो समतल फर्स्ट है, ये मान लो समतल ये है, ये मान लो समतल बी है और ये समतल सी है। समतल सी का समीकरण हमको फाइंड करना है। तो पहले माना समतल ए का सदिश समीकरण पहले निकालेंगे। ये जो वाला समतल है, जो समतल सी है, इसका हम लोग निकालेंगे पहले सदिश समीकरण और इसके बाद फिर निकालेंगे कार्तीय समीकरण। समतल ये का सदिश समीकरण क्या होगा, तो मान लो इस समतल का जो सदिश समीकरण है
वो वेक्टर ये डॉट वेक्टर n और बराबर d। क्योंकि ये जो समतल फर्स्ट है इसलिए यहां पर 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, और ये r जो होता है ना, r चाहे समतल के 50 समीकरण कर दो, लेकिन ये r सिर्फ r रहता है, ये r1 r2 r3 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया समतल ए का समीकरण, जहां पे n1 जानते ही हो क्या होता है। वैसे एक्चुअली में किसी भी समतल का जो सदिश समीकरण होता है वो ये होता है, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। लेकिन सामान्यतः जो किताब होता है, जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, उसमें वेक्टर समतल का समीकरण इस रूप में ना लिख करके इस रूप में लिखा होता है, r वेक्टर n वेक्टर इज इक्वल टू d। जहां पे आपको अच्छी तरीके से मालूम है वेक्टर r क्या है, वेक्टर n क्या है और d क्या है। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो कॉन्सेप्ट के फर्स्ट वाले वीडियो को जाकर देखो। ठीक है, तो ये हो गया समतल ए का समीकरण। अब हम लोग फाइंड मानेंगे समतल बी का समीकरण। समतल बी का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, ये है r वेक्टर डॉट ये हो जाएगा n2 वेक्टर और बराबर ये हो जाएगा d2। ठीक है, ये दोनों हमको मिल गए दोनों समतलों के समीकरण। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमको किसी भी दो चीज का समीकरण मालूम है और दोनों एक दूसरे को कहीं में परिच्छेद कर रहे हैं, वहां से तीसरे का समीकरण निकालना है, तो एक फार्मूला होता है। और ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ समतल के नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी आकृति है हर आकृति के लिए लागू होगा। जैसे मान लो ये एक रेखा है, एक रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर परिच्छेद कर रहे हैं, तो यहां से जो रेखा जा रहा है इसका अगर समीकरण निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए भी यही रूल लागू होता है। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, एक दूसरे को यहां और यहां पे परिच्छेद कर रहे हैं, तो यहां से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण भी अगर निकाल रहे हो तो उनके लिए भी ये रूल लागू होता है। ये रूल क्या है, तो रूल बहुत सिंपल है। जो समतल पहला है उसका समीकरण लिखो, इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखें तो सही से इसको लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर और d1 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा d1 और बराबर क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, वैसे अगर इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर और ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 बराबर 0। ठीक है, फर्स्टली क्या करना है, सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसको लेना है। तो देखो ये जो समतल C है, अगर समतल C का समीकरण निकालना चाहते हो, समतल C का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण देखो जो समतल C है दोनों समतलों को क्या कर रहा है, परिच्छेद कर रहा है, वहां से निकल रहा है। तो उसका समीकरण निकालने के लिए सिंपली जो पहला वाला समीकरण है उसको ले लो, वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 वेक्टर। ठीक है, ये पहला वाला समीकरण ले लो और जो सेकंड वाला समीकरण है उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा लेमडा और ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट n2 वेक्टर माइनस d2। ठीक है, और दोनों को जोड़ दो और बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब पहले इसको उतार देना है, फिर दूसरे वाले में लेमडा से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर देना है, और जैसे आप ये काम करोगे तुरंत निकल जाएगा जो समतल C है, यानी जो तीसरा समतल है जो दोनों समतलों के प्रक्षेप में से होकर जा रहा है, उस समतल का समीकरण निकल जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज सिर्फ समतल के लिए लागू नहीं होता, बल्कि ये चीज रेखाओं के लिए भी लागू होता है, ये चीज वृत्तों के लिए भी लागू होता है, ये चीज हर आकृति के लिए लागू होगा। अगर मान लो कोई दो रेखा दिया है, प्रक्षेप कर रहा है, तो प्रक्षेप भी उससे अगर कोई रेखा जा रहा है तो सिंपली क्या करना है, पहले रेखा का समीकरण लेना है प्लस लेमडा दूसरे रेखा का समीकरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लो कोई दो वृत्त दिया, दोनों वृत्तों के प्रक्षेप बिंदु से जो वृत्त बन रहा है अगर उसका समीकरण निकालना है तो क्या करना है, पहले वृत्त का समीकरण प्लस लेमडा दूसरे वृत्त का समीकरण इज इक्वल टू 0 कर देना है। अपने आप जो प्रक्षेप बिंदु वाला वृत्त का समीकरण है वो अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। यही है दो समतलों के प्रक्षेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण। और इसको हम थोड़ा और सही से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको और सही से लिखेंगे, और सही से लिखने के लिए सिंपली क्या करेंगे, देखो ये है वेक्टर r, ये माइनस n1 वेक्टर, और ये क्या है d1 प्लस ये जो लेमडा है ना,
इस लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा लेमडा, और ये हो जाएगा आर वेक्टर, n2 वेक्टर, लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा लेमडा d2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद इसको और इसको पास में कर लेना है, बाकी इनको और इनको भेज देना है उधर, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर और डॉट n1 वेक्टर, और ये है लेमडा और ये है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर, ये जाएगा उधर तो माइनस d1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस d1, ये माइनस लेमडा d2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस लेमडा d2। इसी वाले पॉइंट को थोड़ा और सही से लिखते हैं, ठीक है। सही से लिखने के लिए देखो, वेक्टर आर से यहां पर डॉट मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर आर से यहां पर डॉट मल्टीप्लाई किया गया है, तो वेक्टर आर और डॉट इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में सेम सेम है, कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर आर और डॉट, वेक्टर आर डॉट यहां भी है, वेक्टर आर डॉट यहां भी, इसको कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा क्या n1 वेक्टर और प्लस यहां पर क्या बचेगा प्लस n2 प्लस लेमडा n2 वेक्टर, लेमडा n2 वेक्टर बराबर यहां पर d1 प्लस लेमडा d2, d1 प्लस लेमडा d2। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? तो बिल्कुल इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और यही है उस समतल का समीकरण जो दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है। सिंपली क्या करना है, पहले वेक्टर r डॉट n1 की वैल्यू देखो, जैसे मान लो अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर दो समतल दिया हुआ है, दो समतल का सदिश समीकरण, मान लो ये एक समतल है, इसका सदिश समीकरण दिया हुआ है और एक समतल का और सदिश समीकरण दिया हुआ है, तो जो यहां पर रहेगा वो n1 हो जाएगा, जो यहां पर रहेगा वो n2 हो जाएगा, ये वाला d1 ये वाला d2 हो जाएगा। सिंपली कहोगे कि दो समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, तो समीकरण ये होता है, n1 की जो वैल्यू निकाले उसको यहां पर रख देना है, n2 की जो वैल्यू यहां से निकालोगे वो यहां पर रख देना है, d1 d2 की वैल्यू यहां पर रख देना है। सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने के बाद जो ये प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाला समतल है उसका समीकरण निकल जाएगा। वैसे यहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं यार, जब हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 11.3, तो वहां पर क्वेश्चन को लेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छा ये फार्मूला है तो सवाल ऐसे लगेगा। यहां पर बस सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है कि यहां पर आप जानो कि इनमें जो जो चीजें हैं, कौन चीजें क्या क्या है, इससे क्या होगा कि प्रश्नावली पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और सारी चीजें हमको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये रहा किन्हीं भी दो समतल के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, और अब हम लोग निकालेंगे इसी समीकरण का कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण कैसे फाइंड करते हैं, तो कार्तीय समीकरण फाइंड करने के लिए यहां पर जितने भी लोग हैं हम लोग जानते हैं कार्तीय समीकरण में क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है ना, तो बिल्कुल होता है। तो देखो यार, अगर इस सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण में बदलना चाहते हो तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर और r वेक्टर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू मालूम है, सिंपली यहां पर रखना है और रखने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो मान लो n1 और n2 की वैल्यू पहले से किताब में दिया हुआ है, n1 n2 क्या है, तो n1 n2 इसी समतल पर डाला गया एक लंबवत वेक्टर होता है, पढ़ गया है कुछ समतल के समीकरण में, ठीक है। तो अगर n1 n2 की वैल्यू अगर मान लो किताब में दिया हुआ, कैसे दिया रहेगा, तो बिल्कुल कहेगा एक समतल है उस पर एक लंबवत वेक्टर है, एक समतल है उस पर भी एक लंबवत वेक्टर है, n1 n2, ठीक है। क्या कहेगा, समतल पर एक बिंदु है, समतल पर एक बिंदु है तो वहां से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, समतल पर एक बिंदु है तो वहां से आप n2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। छोड़ो सब सारी चीजें समझेंगे प्रश्नावली में। तो यहां पर देखो n1 और n2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और वेक्टर अगर r की वैल्यू मालूम है, सिंपली यहां पर रखोगे, रखने के बाद सॉल्व करोगे तो अपने आप मिल जाएगा जो समतल है प्रच्छेद बिंदु से जो होकर जा रहा है उसका कार्तीय समीकरण। तो देखो मान लो कि जो n1 की वैल्यू है वो क्या है, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप, और यहां पर जो n2 की वैल्यू है वो क्या है, n2 की वैल्यू a2 i कैप b2 j कैप और ये है c2 k कैप, ठीक है। बाकी वेक्टर आर, तो वेक्टर आर क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो समतल है उस पर एक स्वैक्ष बिंदु होता है जिसका निर्देशांक x y z होता है, तो उसकी स्थिति से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो हो जाएगा ये वेक्टर आर बराबर
एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और एक चीज हमेशा ध्यान दे रहना है कि जो वेक्टर आर है उसकी स्थितिज हमेशा इतना ही होती है, ठीक है। देखो n1 वेक्टर की वैल्यू मालूम है, n2 वेक्टर की वैल्यू मालूम है, r वेक्टर की वैल्यू मालूम है, सिंपली इसको उठा करके यहां पे रख देना है, ठीक है। तो इसको उठाएंगे और यहां पे रखेंगे, तो रखने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये वेक्टर r है, वेक्टर r की वैल्यू ये है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और ये हो जाएगा जेड के कैप, ठीक है। और यहां पर डॉट है तो ये हो जाएगा डॉट n1 वेक्टर प्लस n2 लैम्डा n2 वेक्टर। तो n1 वेक्टर की जो वैल्यू है उसको यहां पर रखो, तो ये क्या है, ये है a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप प्लस लैम्डा n2, यानी जो ये n2 वेक्टर इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, तो लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा a2 i कैप और प्लस, बाकी इधर वाला पार्ट मिटाते हैं, देखो प्लस इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा b2 j कैप और इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा लैम्डा c2 की कैप और बराबर क्या था d1 प्लस लैम्डा d2। चलो इसके बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है x1 i कैप, एक्स वाई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप और यहां पर डॉट, देखो यहां पर आई कैप है तो इसको मतलब ब्रैकेट में कर लेते हैं, आई कैप यहां भी है, आई कैप यहां भी है, तो क्या करते हैं कि आई कैप यहां से कॉमन लेते हैं और जैसे आई कैप कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा लैम्डा a2 i कैप, जे कैप यहां पर है, जे कैप यहां पर है, क्या करोगे जे कैप कॉमन लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा v1 प्लस लैम्डा v2, ठीक है। इसके बाद अगले वाले पॉइंट में क्या है, यहां पर k कैप क्या हुआ, j कैप क्या हुआ, कॉमन हो गया, k कैप यहां भी है, k कैप यहां भी है, k कैप कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा क्या c1 प्लस यहां पर हो जाएगा लैम्डा c2, ठीक है। और ये जो मतलब ब्रैकेट है इसको बंद कर देना है, बराबर यहां पर क्या हो जाएगा d1 प्लस लैम्डा d2। देखो यार बहुत ही सिंपली, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, जब भी किन्हीं दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है कि जो दोनों वेक्टर होते हैं उनके संगत घटकों के गुणनफल के योगफल के बराबर उनकी वैल्यू हमको मिलती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई कैप यहां पर है, आई कैप यहां पर है, तो इनके संगत घटक क्या हो जाएंगे, इसका संगत घटक ये, तो यक्स का गुणा किसमें हो जाएगा, इस पूरे में, तो ये हो जाएगा यक्स और गुणे ये पूरा, यानी a1 प्लस लैम्डा a2, ठीक है। ये जे कैप है, ये भी जे कैप है, संगत घटकों का गुणा करोगे तो ये क्या है, ये है y और ये पूरा क्या है b1 लैम्डा v2, ठीक है, प्लस k कैप का k कैप के साथ यहां पर k कैप रहेगा, इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हो जाएगा z और यहां पर क्या हो जाएगा c1 प्लस लैम्डा c2 बराबर क्या हो गया d1 प्लस लैम्डा d2। देखो इसके बाद x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, या सही से लिखो ये हो जाएगा a1 x और ये हो जाएगा x से गुणा करोगे तो हो जाएगा लैम्डा ये 2x, y का मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हो जाएगा v1 y प्लस इसका इसमें गुणा करोगे लैम्डा b2 y, z का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा c1 z और प्लस लैम्डा c2 z बराबर क्या d1 प्लस लैम्डा d2, ठीक है। इसके बाद देखो जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण का मतलब जो 1 1 वाला है उसको एक तरफ कर लो, जो दूसरा समीकरण है यानी जो 2 2 वाला है उसको एक तरफ कर लो, तो आ जाओ ये हो गया a1x, ठीक है। और इसके बाद ये जो b1 वाला है इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा b1y
और ये जो C1 वाला है इसको इधर लाओ तो C1Z, और जो 1 वाला है इसको इधर ले गया हो तो यहाँ पर D प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा -D1, ठीक है। और फिर जो 2 वाला है उसको इधर करो, देखो ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है। जितने भी 2 वाले हैं उसके पहले लेमडा है तो लेमडा कॉमन ले लो, और लेमडा कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा क्या, A2X, यहां पर क्या बचेगा प्लस B2Y, यहां क्या बचेगा C2Z, इसको इधर ले आओगे तो -D2 बराबर 0। मतलब कि अगर मान लो कोई दो समतल है जिनका कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, ये एक समतल का कार्तीय समीकरण है, ये भी एक समतल का कार्तीय समीकरण है। अगर दोनों समतल का कार्तीय समीकरण दिया है तो सिंपली क्या करना है, जो पहला वाला समतल है उसके कार्तीय समीकरण को यहां पे रखना है, जो दूसरा वाला समतल है उसके कार्तीय समीकरण को यहां पे रखना है, लेमडा से मल्टीप्लाई करके बराबर 0 कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई दो चीज दिया हुआ है और उनके परिच्छेद बिंदु से वही चीज जा रही है और अगर उसका समीकरण फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, जो पहला वाला है उसका समीकरण यहां पे रखना है, पहले वाले का समीकरण यहां पे रखना है, प्लस लेमडा दूसरे वाले का समीकरण यहां पे रखना है, जोड़ के बराबर 0 कर देना है। अपने आप उनके परिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली जो आकृति है उसका समीकरण अपने आप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई दो समतल एक दूसरे को किसी पॉइंट पे परिच्छेद कर रहा है तो उस परिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कैसे निकालोगे, सदिश समीकरण भी पढ़ा और कार्तीय समीकरण भी पढ़ा। और अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी समतल के अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है। इट मींस कि जैसे हम लोग क्लास फर्स्ट में पढ़ के आए थे रेखा का समीकरण, उसमें हम लोग वहां पे क्या होता था कि दो ही अक्ष होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 अक्ष है। तो वहां पे हर रेखा क्या करती थी, दो अक्षों को x अक्ष y अक्ष को परिच्छेद करती थी। तो अगर मान लो x अक्ष y अक्ष पे a और b अंतःखंड काटती है तो फार्मूला हो जाता था x/a + y/b = 1। वैसे एक समतल का भी अंतःखंड रूप का समीकरण होता है, और वो समीकरण क्या होता है तो देखो, तो पहले तो मान लेते हैं कोई एक समतल है जिसका समीकरण है ax by cz और प्लस d बराबर क्या 0। ये है एक समतल का समीकरण। और यहां पे हम लोग बात करेंगे छठांश की, मतलब x y और z अक्षों की। तो यहां पर बात आ रही है अंतःखंड की, अंतःखंड की बात आ रही है, इसका मतलब कि x अक्ष पर भी कुछ अंतःखंड करेगा, y अक्ष पर भी कुछ अंतःखंड करेगा और z अक्ष पर भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ अंतःखंड करेगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक समतल है और जो समतल है वो तीनों अक्षों पर अंतःखंड काट रहा है। तो मान लेते हैं ये एक समतल है, देख लो, ठीक है, ये जो समतल है ये तीनों अक्षों पर अंतःखंड काट रहा है। तो मान लो जो a पर खंड काट रहा है, x अक्ष पर जो खंड काट रहा है x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष, तो x अक्ष पर जो खंड काट रहा है वो है a, y अक्ष पर जो खंड काट रहा है वो है b और z अक्ष पर जो खंड काट रहा है वो है c। ठीक है, अब यहां पर जो 3 पॉइंट है, x अक्ष पर एक पॉइंट है, y अक्ष पर भी एक पॉइंट है, z अक्ष पर भी एक पॉइंट है। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो तीनों वाला पॉइंट है उन तीनों पॉइंट का हम लोग निर्देशांक फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो अगर इस पॉइंट का हमको निर्देशांक चाहिए तो निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, पहले x अक्ष फिर y अक्ष फिर z अक्ष। तो x अक्ष पे ध्यान रखो कि y और z की वैल्यू 0 और y अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ y का मान होगा, बाकी सभी का मान 0। z अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ z का मान होगा, बाकी सभी का मान 0। वैसे x अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ x का मान होगा, बाकी सभी का मान क्या होगा 0। तो पहले x y z, तो x का मान क्या है a, तो x का मान ये हो गया, बाकी और दोनों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे y अक्ष पर क्या होगा x y z, तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू क्या है b, बाकी z की वैल्यू भी क्या होगी 0। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x y z, तो ये z अक्ष है तो इसमें x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, बाकी z की वैल्यू होगी तो वो वैल्यू क्या है c है। देखो यार, अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताने वाला हूं कि जैसे मान लो कि कोई रेखा है, मान लो ये रेखा है और ये रेखा इस पथ से होकर, मान लो ये रेखा है और रेखा का ये पथ है, ठीक है। तो रेखा जिस पथ से होकर जा रही है उस पथ पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस रेखा को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल यार ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रेखा है, ठीक है, और रेखा इस पथ से होके गई है, ये रेखा इस पथ से होके गई है, तो इस पथ पर जितने भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, हर पॉइंट क्या करेगा, इस रेखा पर रख सकते हो, हर पॉइंट इस रेखा को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। इसको ऐसे समझते हैं यार, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और लाइफ में सफलता पाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी,
अगर वो व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है तो क्या करेगा, हर प्रॉब्लम को कम करेगा, हर प्रॉब्लम को समझेगा, प्रॉब्लम को फेस करेगा, और फेस करने के बाद उस प्रॉब्लम का उसको सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम फेस करेगा नहीं, प्रॉब्लम को समझेगा नहीं, प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे हम कोई क्वेश्चन को लगाते हैं तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, समझने के बाद फिर उसको लगाते हैं। तो वैसे ही लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को पहले समझना होता है, जब समझ जाते हैं तो उसकी की मिल जाती है हमको, उसकी चाबी हमको मिल जाती है, और चाबी से उस प्रॉब्लम को खोल के हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई बंदा 0 to हीरो बना है, शुरू से लेकर के एंड पॉइंट तक गया है, तो उसके मार्ग में जितनी भी प्रॉब्लम आई है, हर प्रॉब्लम का वो सलूशन ढूंढ के फिर आगे बढ़ा है। तो कहने का मतलब जितनी भी प्रॉब्लम उसके मार्ग में आएगी, हर प्रॉब्लम से वो क्या होगा, संतुष्ट होगा, यानी हर प्रॉब्लम उसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब हर प्रॉब्लम का उसको सलूशन मालूम होगा। समझ पाए कि नहीं? तो बिल्कुल अगर कोई रेखा है और वो रेखा किसी भी पथ से होकर जा रही है, समझो पहले, अगर मान लो ये एक रेखा है और ये मान लो कोई एक पॉइंट है वहां से होकर जा रही है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। और रेखा के लिए नहीं, दुनिया की जितनी भी आकृति होती है, हर आकृति के लिए ये चीजें लागू होती हैं। कोई भी आकृति है किसी एक बिंदु से होकर जा रही है तो वो वाला बिंदु क्या करेगा, उस आकृति को संतुष्ट करेगा। वैसे ही इस समतल पर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, इस दिए गए समतल को संतुष्ट करेंगे। इट मींस सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये सेटिस्फाइड करेगा, फिर ये, फिर ये। तो कह सकते हो चूंकि समतल किस बिंदु से होके जा रहा है, पहले इस बिंदु से होके जा रहा है, बिंदु A0, 0 से होकर जा रहा है, अतः ये बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। आगे लिख लेना, अतः ये बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराते हैं, ये ए, एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो गुणे यहां पर ये हो जाएगा, प्लस ये है बी और गुणे वाई की वैल्यू क्या है 0, और ये है सी, जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है 0। ठीक है, और वैसे समतल का समीकरण प्लस डी यहां पर रख दो या बराबर डी कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे बराबर डी ही करो, ऐसे ही रहता है समतल का समीकरण। ठीक है, और बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया डी। चलो, इसके बाद ये हो जाएगा ए, बाकी ये भी 0, ये भी 0, और बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया डी। और यहां से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये बराबर क्या आएगा, D/A। ठीक है, वैसे क्या करना है, इस वाले पॉइंट को रख करके बी की वैल्यू निकालना है, इस वाले पॉइंट को रख करके सी की वैल्यू निकालना है। तो फिर कहोगे नेक्स्ट पॉइंट में, चूंकि ये जो समतल है, समतल किस बिंदु से होके जा रहा है, बिंदु, ये वाला बिंदु है ना, 0, B0 से होकर जा रहा है, अतः यह बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। इसको आप यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो ये हो गया, ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है तो गुणे 0 हो जाएगा, और प्लस यहां पर b है तो b हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है b, तो यहां पर b हो जाएगा, और प्लस ये है c, और z की वैल्यू 0 है तो गुणे 0 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा d। चलो, इसके बाद ये 0 यहां पर BB बराबर क्या d, और यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, D/P। इसी प्रकार यार c की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फिर कहोगे कि ये जो समतल है, समतल वो बिंदु इतने यानी 0 C से होकर जा रहा है, अतः समतल को संतुष्ट करेगा। तो ये सारे पॉइंट इसमें रख करके c की वैल्यू निकालोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, c बराबर आ जाएगा a की वैल्यू D/A, b की वैल्यू D/B, तो c की वैल्यू क्या आएगी, D/C। और a b c सारी वैल्यू यहां पर रख देना है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो समतल हो रहा है ना, जो समतल है वो x अक्ष पर a अंतःखंड काट रहा है, y अक्ष पर b अंतःखंड काट रहा है, और z अक्ष पर c अंतःखंड काट रहा है, यानी स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, ये सारे क्या है, ये सारे अंतःखंड है। तो जो ये कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू निकाले हो, इसको हम समतल में रख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपली इसको समतल में रखना है। ठीक है, तो कह सकते हो कि A और B और C का मान समतल में रखने पर, चलो
ए की वैल्यू क्या थी, तो ए की वैल्यू थी डी अपान ये, यहां पर एक्स। बी की वैल्यू क्या है, डी अपान बी और यहां पर वाई। सी की वैल्यू क्या है, डी अपान सी और यहां पर क्या है, जेड बराबर डी। देखो ऊपर डी है, डी को कॉमन ले लो और जैसे डी को कॉमन लोगे ये हो जाएगा एक्स अपान ये और ये हो जाएगा वाई अपान बी और ये हो जाएगा जेड अपान सी बराबर ये हो जाएगा डी। डी से डी कटेगा और ये हो जाएगा एक्स अपान ये प्लस वाई अपान बी और प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो? और ये हो गया एक समतल के अंतःखंड रूप का समीकरण। देखो इसमें एक खास बात है कि इसका सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण होता है, मतलब कार्तीय समीकरण, और ये इसका कार्तीय समीकरण है। तो रेखा समतल के अंतःखंड रूप का समीकरण होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1, जहां ए और बी और सी क्या होता है, तीनों अक्षों पर कटा अंतःखंड होता है। भाई क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, तो जब हम प्रश्नावली को पढ़ेंगे तो वहां पर हम सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किन्हीं भी दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं यार कि समतलों के बीच, क्या बता दूं, चलो पहले देख लेते हैं फिर बताऊंगा। तो किन्हीं भी दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो दो समतलों के बीच का कोण निकालने का भी दो तरीका है, एक सदिश तरीका और एक कार्तीय तरीका। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सदिश तरीके की। तो जैसे मान लो कोई दो समतल है, अच्छा क्वेश्चन इज दैट कि दो समतलों के बीच का कोण क्या होता है, कैसे हम किन्हीं दो समतलों के बीच का कोण को फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी दो समतल है, ये समतल फर्स्ट है और ये समतल सेकंड है। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों समतलों के बीच हमको निकालना है कोण, तो कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर समतल पर एक अभिलंबोत वेक्टर होता है, इसको एन वेक्टर बोलते हैं ना। तो इसका भी अपना एन वेक्टर होगा, इसका भी अपना एन वेक्टर होगा, यानी इसका भी एक लंबवत वेक्टर होगा, इसका भी एक लंबवत वेक्टर होगा। तो लंबवत वेक्टर जाकर कहीं ना कहीं काटेंगे और जहां पर काटेंगे वहां पर कोई ना कोई कोण बनेगा, वही जो कोण आएगा वही इन दोनों समतलों के बीच का क्या होगा, कोण होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसका लंबवत वेक्टर कुछ होगा, इसका भी लंबवत वेक्टर कुछ होगा और वो जहां पर जाके काटेंगे वही हो जाएगा दो समतलों के बीच का कोण। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर एक समतल है, ये एक समतल है। ठीक है, और इस समतल का जो अभिलंबोत वेक्टर है वो ये है, इसका समीकरण मान लेते हैं। वैसे किसी भी समतल का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर n1 वेक्टर बराबर d1, ये एक समतल है उसका समीकरण है। मान लो यहां पर एक समतल और है, ठीक है, एक समतल कुछ ऐसे मान लो है, इसका अवलंबोत वेक्टर क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच यहां पर एक कोण बन रहा है, ये कोण थीटा है और यही हो जाएगा इन दो समतलों के बीच का कोण। इट मींस कि अगर हमको किन्हीं दो समतल के बीच का कोण चाहिए तो सिंपली क्या करना है, उस समतल पर अवलंबोत वेक्टर खींचना है और अवलंबोत वेक्टर के बीच जो कोण बनेगा वही हो जाएगा समतलों के बीच का कोण। यानी इन दो अभिलंबोत वेक्टरों के बीच अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इन दोनों समतलों के बीच भी क्या बनेगा, थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये समतल फर्स्ट है, एक समतल सेकंड मान लेते हैं कि वेक्टर आर डॉट n2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। ये समतल क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब देखो इस समतल पर जो लंबवत वेक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, n1 वेक्टर, यही है लंबवत वेक्टर। इस समतल पर जो लंबवत वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 वेक्टर, यानी इसकी वैल्यू क्या है, n1 वेक्टर और इसकी वैल्यू क्या है, n2 वेक्टर। ठीक है, और किन्हीं भी दो समतलों के बीच अगर मान लो कोई दो वेक्टर दिया हुआ है तो दो वेक्टर दिए होने से उनके बीच का कोण कैसे फाइंड करते हैं। तो जब भी कोई दो वेक्टर दिया हो और उनके बीच का हमको फाइंड करना है कोण, तो उनके बीच का कोण फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन तरीका, वेक्टरों का डॉट वाला तरीका। तो ये मान लो n1 है, ये n2 है, तो n1 वेक्टर और डॉट n2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, n1 n2 cos थीटा। जहां n1 क्या है तो इस n1 वेक्टर का परिमाण है, n2 क्या है तो इस n2 वेक्टर का परिमाण है। तो यहां से हम लोग cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये और बटा ये, यानी n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और बटा ये
ये माने क्या, n1 अपान n1 और इंटू n2। देखो यार बहुत ही सिंपल है, n1 वेक्टर की वैल्यू सवाल में दिया रहेगा, n2 वेक्टर की वैल्यू सवाल में दिया रहेगा, तो n1 n2 दिया रहेगा, तो वहां से n1 और n2 की वैल्यू निकाल के इस पे रख सकते हो। रखने के बाद यार जो भी वैल्यू आएगा, मान लो यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू आया जो जिसका कॉस का कुछ मान होता है, तो रख के कंपेयर कर दोगे, थीटा का मान निकाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा मान आ रहा है, कुछ ऐसा मान आ रहा है, जैसे मान लो 5 आ गया, यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, और फिर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो गया 5, ये आ गया कोण। तो जब कोई दो समतल का सदिश समीकरण दिया हो, तब उनके बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर जो समतल का सदिश समीकरण ना देकर के कार्तीय समीकरण दिया हो, ये समतल है, ये भी समतल है, इनका सदिश समीकरण ना देकर के अगर इनका घातीय समीकरण दिया हो, तब कैसे फाइंड करेंगे? तब कैसे फाइंड करेंगे दो समतलों के बीच का कोण? तो जैसे मान लो ये एक समतल है, इसका कार्तीय समीकरण दिया हुआ है a1x b1y c1z बराबर क्या, d1। इस समतल का समीकरण मान लो a2x b2y c2z इज इक्वल टू क्या, d2। ठीक, और हमको फाइंड करना है इन दो समतलों के बीच का कोण। तो दो समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला हो जाएगा, cos थीटा बराबर, अरे a1 का गुणा a2 में कर दो, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 और बटा क्या, इस पूरे का परिमाण, बात वही हुआ, a1 का वर्ग b1 का वर्ग c1 का वर्ग, इस पूरे का परिमाण a2 का वर्ग b2 का वर्ग और c2 का वर्ग। इट मींस कि अगर कोई दो समतल दिया है और दोनों समतल का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, तो जो यहां पर रहेगा वो a1 b1 c1 हो जाएगा, और जो यहां पे रहेगा वो हो जाएगा a2 b2 c2। ठीक है, बस क्या करना है, सारी वैल्यू को उठा करके इसमें पटक देना है, पुट करना है, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर देना है, और यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड, यानी कार्तीय टाइप का जब समतल समीकरण दिया हो तब उनके बीच का कोण कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो यार कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि अगर कोई दो समतल देखो, इसके पहले हम लोग वेक्टरों के बारे में यही सेम चीज पढ़ के आए थे, तो जो चीज वेक्टरों के लिए लागू होगा वही सेम चीज समतलों के लिए लागू भी हो रहा है, क्योंकि यार वेक्टर जो ये समतल है, समतल में ही तो वेक्टर है। तो कहने का मतलब, और वेक्टरों के बीच कोण निकाल रहे हो, तो मतलब कि समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए वेक्टरों के बीच के कोण निकालने का सारा फंडा लागू होगा। तो कह सकते हो जब समतल कैसे हो, परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? तो पीछे मैंने पढ़ा है, रेखाओं के बीच जो सेम कंडीशन होता है वही सेम कंडीशन वेक्टरों के बीच में होता है, वही सेम कंडीशन समतलों के बीच में भी होगा। तो ये हो जाएगा जो इनके दिक् अनुपात है, यानी a1 a2 b1 b2 और ये c1 c2, इन सभी का योगफल 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये रेखाएं परस्पर लंबवत ना होकर के परस्पर समांतर हैं, समांतर रहेगा तो बीच में क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण। तब क्या कंडीशन होता है? तब उनके दिक् अनुपातों का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। और यही सारी चीजें लागू हो रही थी रेखाओं के लिए भी, और यही सेम चीज लागू हो रहा था वेक्टरों के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई दो समतल दिया है तो उनके बीच का कोण कैसे फाइंड करेंगे, उनका फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक समतल दिया है और एक रेखा दिया हुआ है तो उनके बीच का कोण कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट देख लेते हैं कि अगर एक समतल दिया है, एक रेखा दिया हुआ है, तब उनके बीच का समीकरण कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो यार, जैसे मान लो कि ये एक समतल है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हर समतल का डायरेक्शन क्या होता है, लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होता है।
जैसे मान लो अगर मैं कह दूं इस समतल का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस समतल का डायरेक्शन क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो अगर इस समतल का डायरेक्शन हमको चाहिए तो लंबवत कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये इस समतल का डायरेक्शन है। अब मान लो यहां पर एक रेखा ये दिया हुआ है, ये एक रेखा है। ठीक है, ये एक रेखा है जो इधर से घुसी है और इधर से निकल गई है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, इस समतल और ये जो रेखा है इनके बीच का कोण। तो सिंपली क्या करना है, ये जो समतल है, समतल का एक अवलंबोत वेक्टर लेना है और ये जो रेखा है इनके बीच एक कोण बन रहा है, मान लो ये कोण थीटा है, और इसी कोण का कोट पूरक कोण, कोट पूरक कोण को बोलते हैं, पूरक कोण को ही बोलते हैं समतल और वेक्टर, समतल और रेखा के बीच का कोण। अब ये पूरक कोण क्या होता है, यानी कोट पूरक कोण क्या होता है, तो यार देखो अगर कोई कोण दिया है उस कोण को अगर हम 90 में से घटा देते हैं तो जो भी हमको मिलेगा उसको बोलते हैं कोट पूरक कोण। जैसे मैं कह दूं 30 डिग्री, और अगर हमको चाहिए इसका कोट पूरक कोण तो क्या करना है, 90 में से 30 डिग्री को घटाएंगे और आएगा क्या, 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या है, 30 डिग्री का कोट पूरक कोण है। जैसे मैं कह दूं 15 डिग्री और 15 डिग्री का कोट पूरक कोण, यानी पूरक कोण क्या होगा, तो क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे 15 को और घटाएंगे तो कितना आएगा 75, और 75 क्या है, 15 का कोट पूरक, इट मींस पूरक कोण है। तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर है, ये क्या है, एक रेखा है, तो नहीं सॉरी, ये एक समतल है और ये एक रेखा है। समतल और रेखा के बीच कोण निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो वो समतल दिया है समतल का अवलंबोत वेक्टर लेंगे, और जो रेखा है उस रेखा और अवलंबोत वेक्टर के बीच का जो कोण लेंगे, और उसी कोण का क्या, कोट पूरक कोण, 90 माइनस थीटा, उसी कोण का कोट पूरक कोण ही समतल और रेखाओं के बीच का कोण कहलाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, सिंपल सी बात है, समतल जो दिया रहेगा उसका एक अवलंबोत वेक्टर लेना है, रेखा लेना, उनके बीच का कोण निकालना है, उसी कोण का कोट पूरक कोण निकाल देना है, अपने आप क्या आ जाएगा, रेखा और समतल के बीच का कोण। ठीक है, अब इनका फार्मूला क्या होता है, तो देखो फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए समतल का समीकरण क्या होता है, तो किसी भी समतल का सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और बराबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल रेखा का समीकरण क्या होता है, तो आर वेक्टर बराबर ये वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। देखो ये समतल है, इस समतल का अवलंबोत वेक्टर चाहिए, तो इस समतल का अवलंबोत वेक्टर यही वाला होगा, यानी क्या, एन वेक्टर होगा। ठीक है, इस रेखा का, देखो रेखा हम लोग जानते हैं कि रेखा और वेक्टर के बीच में हम कोण नहीं निकालते हैं, कोण निकालते हैं वेक्टरों और वेक्टरों के बीच में, या रेखाओं और रेखाओं के बीच में। तो ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो पहले देखो जब थीटा निकल जाएगा तभी उसका कोट पूरा कोण 90 माइनस थीटा निकलेगा, क्योंकि मान लो ये निकलेगा तभी तो ये निकालोगे यार, अगर ये निकला ही नहीं तो फिर ये कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए इसका वेक्टर मालूम होना चाहिए, पर ये रेखा है तो हम लोग जानते हैं कि रेखा के समांतर एक वेक्टर होता है, अगर कोई रेखा दिया है तो इसके समांतर एक वेक्टर होता है, और रेखा के समांतर जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, बी वेक्टर होता है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर, ये वेक्टर इस रेखा के साथ जो कोण बना रहा है ना, इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी या जितने भी वेक्टर होंगे उनके साथ भी उतना ही कोण बनाएगा, क्योंकि इसके समांतर जो होगा उसको इसके स्थान पे ला सकते हो क्योंकि समांतर है। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है, इनके समांतर जितने भी वेक्टर हैं उनके साथ भी उतना ही कोण बनेगा। तो इसके समांतर एक वेक्टर क्या है, ये जो है इस रेखा के समांतर एक वेक्टर है, वो है बी वेक्टर। तो अगर इनके और इनके बीच कोण हम निकाल दें तो इनके और इनके बीच का जो कोण आएगा वही हो जाएगा इस वेक्टर और इस रेखा के बीच का कोण, और जब ये कोण निकलेगा तो यहां से हम लोग 90 माइनस थीटा की वैल्यू बहुत आराम से निकाल पाएंगे। तो किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली ये क्या है, एन वेक्टर डॉट ये क्या है, बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एन इसका परिमाण फिर इसका परिमाण और फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहां से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एन वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा एन वी, जहां एन बी क्या है, इन दोनों के परिमाण है। अब यहां से देखो सिंपल सी बात है यार, cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा
बराबर ये क्या है, एन वेक्टर डॉट वी वेक्टर और बटा एन बी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और हमको चाहिए, हमको थीटा नहीं चाहिए बल्कि हमको 90 माइनस थीटा चाहिए। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा ये क्या है, इस रेखा और समतल के बीच का कोण है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा एन वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा एन वी, और ये हो गया एक समतल और एक रेखा के बीच का पूरक कोण, यानी कोट पूरक, सॉरी ये हो गया समतल और रेखा के बीच का कोण। इसका ये हो गया फार्मूला, इस फॉर्मूले पे रखना है और रखने के बाद इसको सॉल्व करना है, अपने आप क्या निकल जाएगा, समतल और रेखा के बीच का कोण आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। आई होप यार कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक चीज और फाइंड करने वाले हैं। वो चीज क्या है, तो वो चीज ये है कि अगर तो कोई दो रेखाएं दी हो और कोई भी दो रेखाएं एक ही तल में है, इस चीज को हम कैसे पता कर पाएंगे कि दो दी गई रेखाएं एक तल में है, मतलब सहतलीय हैं। तो देखो बहुत सिंपल है। इसके लिए मान लो कोई दो रेखाएं हैं, तो मान लो रेखा नंबर फर्स्ट है वेक्टर आर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा v1 वेक्टर है। ये समतल नंबर फर्स्ट है, ये रेखा नंबर फर्स्ट है, और एक रेखा सेकंड लेते हैं a2 वेक्टर प्लस लेमडा v2 वेक्टर। ये रेखा फर्स्ट है और ये रेखा सेकंड है। हमको पता करना है कि ये दोनों रेखाएं एक ही समतल में है। एक ही समतल माने क्या, जैसे मान लो ये एक समतल है, इस समतल में देखो ये दो रेखाएं हैं, तो ये दोनों रेखाएं इसी समतल में है, मतलब एक ही समतल में है। ये चीज कैसे पता करोगे, तो देखो यार ये चीज पता करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपली हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जानना है रेखा के समीकरण के बारे में कि एक्चुअली में रेखा का जो समीकरण होता है उसमें जो प्रत्येक लोग होते हैं वो क्या क्या लोग होते हैं। तो देखो जैसे ये जो a1 होता है वो क्या होता है, उसी रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इसी रेखा पर स्थित एक बिंदु क्या है, a1 है कि नहीं। तो a1 इस रेखा पर स्थित एक बिंदु है, ये a1 वेक्टर है। वैसे a2 क्या है, जो अगली वाली रेखा है उस पर स्थित एक बिंदु है, a2 वेक्टर। ठीक है, समझ पा रहे होगी, बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी। अब b1 वेक्टर क्या है, तो इसी रेखा के समांतर एक वेक्टर b1 वेक्टर है। b2 वेक्टर क्या है, इस रेखा के समांतर एक वेक्टर है, वो है b2 वेक्टर। समझ पा रहे होगी नहीं। तो जैसे मान लो इसके समांतर एक वेक्टर ये है b1 वेक्टर और इसके समांतर एक वेक्टर है वो है b2 वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। अब देखो यार ये और ये दोनों ना अगर मान लो एक ही तल में है तब की बात हम कर रहे हैं। अगर एक ही तल में है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, अभी समझो हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो रेखाएं एक ही तल में होंगी, तो बस हम लोग जो सारा चीज करेंगे एक ही तल में है ऐसा सोच के करेंगे। देखो ये और ये चीज सेम तल में है, तो अगर हम इस b1 और b2 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्या b1 क्रॉस b2, समझो पहले b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो इनका और इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के फलस्वरूप जो हमको वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों वेक्टरों के डायरेक्शन के लंबवत होगा। बट क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलने वाला जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उन दोनों वेक्टरों के लंबवत होता है। तो यानी जो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी वो इसके भी लंबवत होगी, इसके भी लंबवत होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। और यहां से हम लोग ये जो दिख रहा है ये वेक्टर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो इसको छोड़ो, ये मान लो एक बिंदु है ये मान लो एक बिंदु है बी, ठीक है। तो ए से बी ये एक वेक्टर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल ये तो हो गया। बाकी उसके बाद जो ए और बी है, ए और बी ये एक वेक्टर हो जाएगा, और ये तो एक वेक्टर है ही है। ये जो वेक्टर है ये भी उसका डायरेक्शन इधर है, और जो इसका गुणा करने के फलस्वरूप मिला उसका डायरेक्शन कहां पे है, ऐसे है। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत है कि नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अरे इनका गुणा करने पे जो वेक्टर मिला उसका डायरेक्शन इधर है, ये जो वेक्टर ए भी मिला इसका डायरेक्शन इधर है। तो ये दोनों वेक्टर ये इधर है, मतलब तल में इसका डायरेक्शन है, और ये ऐसे है, तो डायरेक्शन कैसे है, परस्पर लंबवत है कि नहीं। तो बिल्कुल। तो अगर यार इनका डायरेक्शन परस्पर लंबवत है तो इनका डॉट मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि ये जो ए बी वेक्टर है इसकी वैल्यू समझो पहले। अभी ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, देखो अगर बराबर 0 आया तभी ये क्या होगा, समतलीय होगा। क्योंकि अगर ये समतलीय रहेगा
तभी इनका गुणा करने पे जो डायरेक्शन ये मिलेगा और ये उसी समतल में रहेगा, तो इसका मतलब ये लंबवत है। ऐसा कब संभव है? जब ये एक ही तल में रहे तभी संभव है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अगर ये जो है, ये दोनों रेखाएं अगर एक ही तल में है, तो ये जो सारी सिचुएशन है जो मैं बोल रहा हूं, ये सारी सिचुएशन तभी घटित होंगी। क्या? कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो डायरेक्शन आएगा वो लंबवत होगा। इन दोनों पॉइंटों को जो मिलाओगे वो डायरेक्शन ऐसे होगा या इसी तल में होगा, तो ये इसके लंबवत होंगे। और अगर ये इसके लंबवत होगा तब इनका डॉट मल्टीप्लाई 0 के बराबर आएगा। लेकिन अगर इनका डॉट मल्टीप्लाई 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या कहोगे? कहोगे ये एक समतलीय नहीं है। तो बराबर क्या हो गया? 0। हम लोग जानते हैं अगर कोई दो वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट मल्टीपल क्या होता है? 0 के बराबर होता है। चलो, ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? तो ये रेखाखंड वेक्टर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, और यहां पर डॉट ये हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर 0। समझो अब बात को, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ओबी वेक्टर की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ओबी वेक्टर की स्थिति सदिश क्या है? a2 वेक्टर माइनस ओए वेक्टर की जो स्थिति सदिश है वो क्या है? a1 वेक्टर, और यहां पर डॉट ये है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर क्या? 0। ये देख पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। यानी क्या? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अगर इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे और सॉल्व करने पे अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो क्या बोलोगे? कि ये समतलीय है, मतलब सहतलीय है, एक तलीय है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने पे बराबर 0 नहीं आया तो कहोगे ये सहतलीय, मतलब ये समतलीय नहीं है, मतलब ये एक तलीय नहीं है, एक तल में नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जहां a2 क्या है, तो ये जो दूसरी रेखा है यहां पर a2 दिया रहेगा। a1 क्या है? तो जो पहली रेखा है वहां पर a1 दिया रहेगा। b1 क्या है? तो जो ये पहली रेखा है वहां पर b1 दिया रहेगा। b2 कहाँ है? दूसरी वाली रेखा में दिया रहेगा। बस अब इसी पर रख के अगर बराबर 0 के बराबर आया तो कहोगे समतलीय है, नहीं आया तो बोलोगे समतलीय नहीं है। तो ये तो हो गया इसका सदिश रूप। लेकिन अगर हमको इसका फाइंड करना है इसका कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप कैसे पता करेंगे? आओ फटाफट से हम लोग देख लेते हैं इसके कार्तीय रूप को। देखो अगर हमको a1 वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो मान लो a1 वेक्टर क्या था? उसी रेखा पर एक बिंदु था, तो मान लो पहला बिंदु x1 y1 z1 है। a2 क्या है? उसी रेखा पर एक बिंदु था, तो मान लो जो दूसरी रेखा पर बिंदु है वो x2 y2 और z2 है। तो यहां से a1 बिंदु मालूम है तो इससे सही निकाल सकते हैं x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। वैसे जो सेकंड वाली रेखा है अगर उस पर बिंदु मालूम है तो उसकी स्थिति सही सब निकाल सकते हैं x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ठीक है, अब b1 और b2 वेक्टर की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो यार b1 और b2 वेक्टर की वैल्यू देखो हम लोग जानते हैं कि देखो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा रेखा वाले समीकरण में। रेखा वाले समीकरण में क्या होता है? b की वैल्यू क्या आती थी? वहां पे b की वैल्यू हम लोग क्या मानते थे? तो b की वैल्यू जो होती थी वो होती थी a i कैप, b j कैप और c k कैप। जहां a b c क्या होते थे? जो समांतर रेखाएं होती, जो रेखा का समांतर वेक्टर होता था उसका दिक् अनुपात, यानी वही रेखा का भी दिक् अनुपात होता था। लेकिन ये पहले रेखा के लिए है तो ये b1 यह सब 1 1 हो जाएगा। अगर ये b2 की वैल्यू चाहिए तो सभी जगह क्या हो जाएगा? 2 2, a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। अब देखो यहां पर b1 क्रॉस b2 है तो b1 की वैल्यू यहां पर रख देना, b2 की वैल्यू यहां पर रख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वेक्टर a2 में से a1 घटा देना। ठीक है, घटाने के बाद डॉट मल्टीप्लाई करें, जब 0 के बराबर आ गया तो क्या बोलोगे? बोलोगे कि ये देखो यार बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। समझ पा रहे हो? इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमको पता करना है कार्तीय समीकरण, और कार्तीय समीकरण में क्या होता है बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? सीधे वेक्टर है क्योंकि ये सदिश समीकरण है। तो कार्तीय समीकरण पाने के लिए हमको निर्देशांकों के रूप में करना पड़ेगा। सारी वैल्यू को यहाँ पर रखो तो
तो a2 में से a1 घटाओगे, मैं डायरेक्ट घटा लेता हूँ, इसमें से ये जब घटाओगे x2 में से x1 घट जाएगा और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप, इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। और डॉट देखो b1 क्रॉस b2, इसका क्रॉस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। आई कैप में क्या है a1 a2, जे कैप में क्या है b1 v2, के कैप में क्या है c1 c2, ऐसे कर दो। अब देखो यार, अभी क्या है ना, ऐसी चीज बिल्कुल जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई समतल 3 आसंरेख बिंदु से होकर जाता है तब उसका कार्तीय समीकरण कैसे फाइंड करते थे, वहां पर यही सिचुएशन आई थी। अभी जब इसका एक्सपेंसेस करेंगे, इनका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो होता क्या यार, ये जो सारी चीजें है ना, ये उठ के यहां पर चली जाती हैं। मैंने आपको सेम ये कॉन्सेप्ट वहां पर बताया था। तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी चीजें इस आई जे कैप के साथ चली जाती हैं, तो ये इसके स्थान पे हो जाएगा, ये वाला आई कैप के स्थान पे हो जाएगा, तो ये हो गया x2 माइनस x1, जे के स्थान पे ये पूरा हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, के कैप के स्थान पे ये हो जाएगा, यानी क्या z2 माइनस z1, यहां पर a1 a2, यहां पर b1 b2, यहां पर c1 c2, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये सारी वैल्यू बराबर 0 के बराबर थी, तो इतना बराबर क्या होगा 0 के बराबर, और ये पूरा 0 के बराबर। समझो पहले, ये जो था ये तो सदिश रूप था, लेकिन ये है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है यार कि रेखा पर अगर बिंदु दिया है, बिंदु माने क्या है x1 y1 z1, ठीक है, और b1 से क्या निकालोगे, दी का अनुपात a1 b1 c1, ठीक है। और ये दूसरा रेखा का समीकरण दिया रहेगा, यहां पर भी बिंदु दिया रहेगा, तो यहां पर क्या निकालोगे, x2 y2 z2, और ये जो b2 है यहां से निकालोगे a2 b2 c2, यहां पर रखोगे, और रखने के बाद अगर बराबर 0 आ गया तो कहोगे ये समतलीय है, दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, समतलीय है, मतलब एक तलीय है। लेकिन 0 के बराबर नहीं आए तो बोलोगे ये समतलीय नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपका जो ये वाला पॉइंट है ये भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब हमको इस प्रश्नावली 11.3 को अच्छी तरीके से लगाने के लिए बस एक चीज और पढ़ना है, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मान लो कोई एक समतल, और यही सारी चीजें बिल्कुल रेखा के लिए भी लागू होता था जब हम लोग क्लास 11th में और 10th में पढ़ रहे थे। ये क्या है, तो जैसे मान लो कोई समतल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक समतल है और इस समतल का कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से इसकी दूरी निकालनी है। ये समतल है, इस समतल का कोई पार्टिकुलर पॉइंट से दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब समतल का सदिश समीकरण दिया हो तब, और जब समतल का कार्तीय समीकरण दिया हो तब। मैं आपको फटाफट यहां पर बता देता हूं कि आपको निकालना कैसे है। जैसे मान लो कि जो समतल है उस समतल का दिया हुआ है कार्तीय समीकरण, सदिश समीकरण बराबर डी। ये क्या है, समतल का सदिश समीकरण। और अगर समतल का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है ax by प्लस सी जेड बराबर डी, ये समतल का क्या है, कार्तीय समीकरण है। और ये क्या है, ये है समतल का सदिश समीकरण। और मान लो कि ये एक समतल है, कहां गया, मान लो ये एक समतल है और इस समतल का ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से दूरी निकालनी है। मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। तो देखो मान लो पॉइंट से, ये समतल है, पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई पॉइंट है, यहां से दूरी निकालना है, तो पॉइंट तो दिया रहेगा ना, तो बिल्कुल पॉइंट दिया रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, पॉइंट बिल्कुल दिया रहेगा। तो यार पॉइंट अगर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो वो पॉइंट क्या है, पॉइंट दिया हुआ है x1 कामा y1 कामा z1। मान लो पॉइंट दिया है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए इस मेथड से, यानी अगर सदिश समीकरण दिया है और उसमें निकालना है दूरी, तो दूरी कैसे निकालोगे, ये मान लो डिस्टेंस जो है, ये मान लो ये है, ये डिस्टेंस मान लो d है, d माने डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर सदिश समीकरण निकालना है, दिया है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए
पहले ये जो बिंदु दिया है इसका हम लोग मानेंगे क्या, इसका स्थिति सदिश मान लेंगे, इसका स्थिति सदिश निकाल लेंगे। तो स्थिति सदिश मान लो ये वेक्टर हो गया, तो स्थिति सदिश कैसे निकालोगे, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यही बिल्कुल पूरा चीज लिखेंगे, बस r वेक्टर के स्थान पे क्या करेंगे, a वेक्टर कर देंगे, a वेक्टर डॉट ये n वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, d को इधर ले गया हो तो ये माइनस d हो जाएगा। इसको हल करने के बाद जो भी आएगा उसका परिमाण निकाल लेंगे और बटा नीचे क्या है, ये n वेक्टर है ना, n वेक्टर, इसी n वेक्टर का परिमाण ले लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो समतल का सही समीकरण दिया, इस समतल, इस रेखा के बीच, इस पॉइंट के बीच की हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं अगर समतल का सही समीकरण दिया हो तब। लेकिन अगर समतल का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है तब उस पॉइंट से समतल के बीच की दूरी को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यार बीच की दूरी, अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये d दूसरा d है, सॉरी इसको कैपिटल D कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कार्तीय समीकरण दिया है तब उस बिंदु से, जो बिंदु दिया है उससे दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का क्या करोगे, पहले जो समतल का समीकरण दिया उसको लिखोगे, लिखने के बाद सही से लिखोगे ax डिस्टेंस d बराबर कुछ नहीं करना है, इसी x के स्थान पे क्या रख देना है, ये पहला वाला पॉइंट, तो x1 b, इसी y के स्थान पे दूसरा वाला पॉइंट रख देना है, यानी क्या y1 c, z के स्थान पे ये वाला पॉइंट रख देना है z1, जी इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा d। ठीक है, इसके बाद बटा यहाँ पर रूट लगाओगे और रूट लगाने के बाद ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दोगे, ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल यार, अगर आप इतना कर देते हो तो जो मिल जाएगा वो उस बिंदु और समतल के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर समतल का सदिश समीकरण दिया है तब समतल उस बिंदु से दूरी कैसे निकालोगे, लेकिन जब समतल का कार्तीय समीकरण दिया है तो समतल उस बिंदु से बीच की दूरी कैसे निकालोगे। तो इसके लिए लगाओगे ये फार्मूला, इसके लिए लगाओगे ये फार्मूला, बस यहां पर आप समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ फार्मूला। बाकी जो प्रश्नावली है, जब प्रश्नावली को लगाऊंगा तो सारी चीजें एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यार बताओ, बस इस तरह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 11.3 के लिए पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 और प्रश्नावली 11.3 का जो वीडियो है आपको नीचे आपके होम पेज पे मिल जाएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो। यार इसके पहले बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार आप लोग जब इंटर क्लास कर लोगे तो इंटर के बाद मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा IIT JEE मेंस की। ठीक है, अच्छी तरीके से एक स्टेप की वहां पे तैयारी होगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसा और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को पढ़ाई में और अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए, अपने काम में, अपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।